हम लोग अपने पिछले क्लास को यहां से क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। 50वां ये है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। आइए देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह जी के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। और दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब जो है किससे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है। और इसी में जो दिल्ली चलो ये देख रहे हैं ना, ये दिल्ली चलो एक बार जो है जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चला था आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, तो उस समय भी ये वाला नारा जो है ये दिया गया था, दिल्ली चलो। बाकी ऐसे दिल्ली चलो तो सुभाष चंद्र बोस जी ने तब कहा था जब वो आजाद हिंद फौज का गठन करके और क्या कर रहे थे कि अब हमको कहां चलना चाहिए, एकदम दिल्ली चलो कुछ करो। जय हिंद का नारा भी किन्होंने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज्य का नारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, जब मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को लोगों ने मानने से मना कर दिया था। और इसके बाद आराम हराम है किन्होंने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती, इसलिए लौटो क्योंकि जब आप ऋग्वैदिक वेद की ओर देखेंगे तो देखेंगे कि उस समय हम लोग जो है कर्म के आधार पर अपना वर्ण बदल सकते थे, कर्म के आधार पर। हालांकि बाद में वो जन्म के आधार पर हो गया था, लेकिन जो दयानंद सरस्वती का जो था वेदों के लौटो का एक बड़ा कारण था वैदिक धर्म, ऋग्वैदिक धर्म। जैसे लड़कियों के विवाह की आयु उस समय 16-17 साल होती थी, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, विधवा पुनर्विवाह था। इन सभी कारणों के कारण उन्होंने क्या कहा था, वेदों की ओर लौटो। और उनको बहुत चालाकी से दिखा दिया गया कि उत्तर वैदिक जो है वेद की ओर लौटने को वो कह रहे हैं, ऐसा नहीं था। दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का दिया हुआ नारा था 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मंझोले कद के, छोटे कद के थे, तो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति को क्या लगा कि अरे ये तो ऐसे ही, इसको तो हम लोग ऐसे उड़ा देंगे। और लाल बहादुर शास्त्री ने जब वो रंग दिखाया कि पूरे पाकिस्तान को समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय जवान जय किसान। विवियन रिचर्ड्स, तो अमिताभ बच्चन, राजपाल यादव, तो वही तो हम बोले कि राजपाल यादव छोटे से हैं। आपने कहा कि जो छोटे कद वाले लोग होते हैं वो बहुत नाम कमाते हैं, तो आप देख टैलेंटेड होते हैं। अमिताभ बच्चन, राजपाल यादव में ज्यादा टैलेंटेड एक्टिंग कौन कर लेता है? ठीक है, मारो फिरंगी को किसने कहा था? मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे जो है वो 9 साल से थे अंग्रेजों की कंपनी में, और 1857 के टाइम में जो ब्राउन बेस बंदूक था उसके ऊपर नया बंदूक आ गया रॉयल एनफील्ड। तो इसमें क्या था, इसमें था कि आपको या तो गाय की चर्बी या फिर सुअर की चर्बी से जो यूज किया हुआ आपको कारतूस दिया जाएगा, जिसको बिना खींचे आप उसको बंदूक में लगा ही नहीं सकते थे। तो यही कारण था कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को गोली मार दी थी। ठीक है, मारो फिरंगी को। और बाद में इनको जो है 29 मार्च 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया बंगाल के बैरकपुर में। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे जो कि भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे, भूदान आंदोलन से, इन्होंने अपना नारा दिया था जय जगत, जय जगत। तो इसको याद रखिएगा, जय जगत। कर मत दो, टैक्स मत दो, बारदोली सत्याग्रह में किन्होंने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और बारदोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। संपूर्ण क्रांति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति ये स्वतंत्रता के बाद वाला आंदोलन है जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा दिया था। ठीक है, इंदिरा गांधी जी अपने पापा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पापू बोलती थी, और कुछ दिनों के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण इलाहाबाद में आनंद भवन में रहे थे तो इनको चाचू बोलती थी, तो उनको पापू, इनको चाचू। लेकिन चाचू को गिरफ्तार करने में श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब समय नहीं लगाया था, और जयप्रकाश नारायण जी ने उसी समय पटना गांधी मैदान से नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण। और उसी क्रांति की उपज जयप्रकाश नारायण के चेले हुए लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, ठीक है, यशवंत सिन्हा, आपको जो है शरद यादव, रामविलास पासवान, ये सब जो थे किनके चेले थे? ये सभी थे जयप्रकाश नारायण के चेले। और जब इनको प्रधानमंत्री बनने का मौका आया था तो इन्होंने डिनाई कर दिया, और उनके बाद ही जो है मोरारजी देसाई जी को भारत का प्रधानमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाया गया था।
तो इस तरह के थे हमारे जयप्रकाश नारायण, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद, इन्हीं का लिखा हुआ यह गीत है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका है? श्यामलाल पार्षद का, ठीक है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी को ही अंग्रेज चट्टोपाध्याय नहीं बोल पाते थे, चटर्जी बोलते थे। बंदोपाध्याय नहीं बोल पाते थे तो बनर्जी बोलते थे। गंगोपाध्याय नहीं बोल पाते थे तो गांगुली बोलते थे। और टैगोर ठाकुर नहीं बोल पाते थे, टैगोर बोलते थे। तो बंगालियों का सबसे ज्यादा जो है सरनेम जो बदलने में अंग्रेजों ने काम किया है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी असल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जनगण मन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ ठाकुर, बंगालियों के नाम में व नहीं यूज करते, जब भी यूज करते हैं ब यूज करते हैं, तो वो रविंद्र लिखते थे, रविंद्रनाथ टैगोर यानी रविंद्रनाथ ठाकुर। समाजवाद का नाश हो भगत सिंह सरदार भगत सिंह। स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। हमारा अच्छा, सत्रहवां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। 18वां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल साहब। लेकिन बाद में बड़ा मिस्टेक कर गए थे इकबाल साहब। ये वही थे जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी दिया था, द्विराष्ट्र का सिद्धांत। और सबसे बड़ी बात कि कश्मीरी पंडित तेज बहादुर सप्रू के रिश्तेदार थे, ठीक है, नया नया इस्लाम ग्रहण किए थे। और इन्हीं ने लिखा तो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में जो है ना 2 नेशन थ्योरी देकर के द्विराष्ट्र का सिद्धांत ये पूरा क्या कर दिए, कबाड़ा कर दिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ऐ साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। इसी कारण इन पर लाठियां चल गई और इनकी मृत्यु हो गई 1 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद में इनके जितने चेले थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब ने जो है सैंडर्स को गोली मार दिया कि ले गुरुदेव को कुछ करेगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, अगर भारत ही मर गया तो बचेगा कौन, जिएगा कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये सब कुछ अंग्रेजी में ही लिखते थे, हिंदी में नहीं लिख पाते थे, ऐसा लगता है। 22वां, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय, वही हुआ आगे चल के। हैं मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। बाहर है अब ये मां का थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बता रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का में जन्म हुआ था। इनका शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है पूरा। मुसलमान मूर्ख थे, ओके, जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। इनका कहने का मतलब था ना कि मुसलमान जो थे वो कहे कि भैया हमको दीजिए सुरक्षा तभी रुकेंगे, और हिंदू ने कहा कि उन्होंने ठुकरा दिया। मतलब ये अपना जो लिखे हैं अपने स्टाइल में, ये इन्होंने अपने बुक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आलोचना भी की है, और उनको आग्रह मतलब वो अपने में लिखे भी हैं कि कहीं ना कहीं उनका पूर्वाग्रह दिखा था हमको विभाजन के टाइम में। और जब विभाजन की बात चल रही थी तो इस सिगरेट पर सिगरेट पिए जा रहे थे। और ये कौन लिखते हैं? राम मनोहर लोहिया जी अपने आत्मकथा में। और ये अपने आत्मकथा में वल्लभ भाई पटेल को भी नहीं छोड़े हैं कि वल्लभ भाई पटेल कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। कारण क्या था कि चांदनी चौक में वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज करके कई लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार करवा दिया था। इस पर इनको बड़ा गुस्सा आया था। तो मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, मतलब वो कमिटमेंट मांगे कि आप हमको सुरक्षा दीजिएगा। और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख जो उन्होंने उनकी उस सुरक्षा वाली मांग को क्या किया, ठुकरा दिया। तो अपने मन का इनका उपज था। दुर्भाग्य ये भी था कि देश के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? यही थे, ठीक है। तो तमाम चीजें लिखी भी उसी स्टाइल में गई हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हिंदुओं ने कहा था कि हम आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे। आज भी हमारे से लोग हैं जो हम सीधे सीधे बात कर रहे थे, धर्म मजहब कुछ भी हो, लेकिन मेरे सामने अगर कोई किसी भी मजहब या धर्म का होगा और अगर आप उससे गलत कीजिएगा तो हम कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। ये फैक्ट है कि जहां हम हैं वहां आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी है, बिना ये सोचे समझे कि आपका धर्म मजहब क्या है और आपकी जाति क्या है। बस 10 लोग घेर करके एक को मारेंगे तो हम ऐसा अपने सामने होने
नहीं देंगे, चाहे वो मेरी जाति से हो चाहे धर्म से हो, ये काम हमसे न पहले हुआ था न कभी हो पाएगा। ठीक है, बाकी उनका क्या करना था क्या नहीं। और हमको लगता है कि एक आम इंसान जो है वो मेरी तरह ही है यहाँ पर, और सबकी सोच ऐसी ही होनी भी चाहिए कि हम लोग नहीं चाहते हैं, ये कुछ ही लोग हैं जो जाहिल टाइप के होते हैं, जो पूरी व्यवस्था को क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। और हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या है कि उस समय हम लोग खामोश होकर के देखते रह जाते हैं। जैसे इस बार भी था, सर छोड़ दीजिए, मतलब जो भी चंदा उंदा वाले मैटर पर, और पोस्टर फाड़ना पड़ेगा। हमने सोचा एक मिनट कि अगर हम आज को छोड़ देते हैं ना तो कल को फिर यही कहेंगे कि देखे आ गए ना। लेकिन अगर एक डोज सही मिल गया ना तो फिर इनको एक लंबा सेंस जाएगा, और इट वुड बिकम अ टर्निंग पॉइंट पर्टिकुलरली फॉर दिस एरिया, कि अब सुधर जाओ और नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। तो एक का जो है उसमें नुकसान होना था और हुआ। ठीक। वही होता है। ठीक है, तो वही है कि हमसे बहुत सारे लोग भी सीख रहे हैं और धीरे धीरे वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारी स्टूडेंट थी मुंगेर की, और वो देखी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को बांध के पीट रहा है, तो उस लड़की ने जाके सीधे क्या कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ऐसे करना नहीं चाहिए। और बताइए हमसे कि सर उस भीड़ में कोई नहीं बोल रहा था डर के बारे। हम बोले तो उसका असर क्या पड़ा कि वो आदमी सकपका गया कि एक छोटी सी लड़की जो है उसको आकर के टोक दी। तो उतना ही टोकना उसके लिए जो है उसे कॉन्फिडेंस को क्या कर दिया, लूज कर दिया। हाँ। ठीक। जहानाबाद है उस टाइप का बेल्ट। चलिए, क्रांति की तलवार में धार और वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही क्या होती है, आती है। भगत सिंह जी, भगत सिंह जो थे ना ये बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे, दार्शनिक टाइप के आदमी थे। ठीक है, और कभी भी उनका उद्देश्य किसी को वैसे मारपीट करना नहीं था। गांधी भगत सिंह जी हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते थे तो उनको लातों से भी बताना जानते थे। और यही कारण था कि इन्हीं के मित्र थे भगवती चरण बोहरा, ठीक है, जिनकी वाइफ हुई दुर्गा भाभी, जो आप देखे होंगे रंग दे बसंती में सोहा अली खान ने जिसका रोल किया है जिनका। ठीक है, तो भगवती चरण बोहरा जो थे बॉम्ब स्पेशलिस्ट थे, और इसीलिए गांधी जी उनसे चिढ़े रहते थे। तो और वो लिखे भी थे फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। ठीक, भगत सिंह जी क्या कहते हैं कि क्रांति की तलवार में धार आती है वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही। ये वैचारिक का मतलब उनका फिलोसफी से ही था कि आप विचारों से ही जो है क्रांति रूपी तलवार में धार कब आएगी, जब आप वैचारिक पत्थर पर रगड़ेंगे, यानी लोगों के विचार को आप प्रभावित कर दीजिए, अपने आप क्रांति क्या हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, इसलिए भी ये काफी है। ये क्यों पकड़े गए, पहले प्लान था कि 1929 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसमें बम फेंकने के लिए जाएंगे बटुकेश्वर दत्त और एक और क्रांतिकारी, तो उसमें संभवतः बटुकेश्वर दत्त जी या कोई उसमें बैठा था जिसने बोल दिया कि हमको पता था कि भगत सिंह खुद नहीं जाएंगे, ये बाकियों को भेजेंगे। और उसके बाद भगत सिंह ने जिद पकड़ ली कि अब तो भगत सिंह ही जाएगा। चंद्रशेखर आजाद मनाते रह गए कि मेरी बात मानिए भगत जी, आपको अभी रहना है, मत जाइए, फिर आप फंस जाइएगा। बोले ना, नहीं चंद्रशेखर सर, अब हो गया। क्योंकि जब ये बात आ गई कि जब किसी ने बोल दिया कि हमको पता था कि भगत सिंह जी खुद नहीं जाएंगे, ये बाकियों को भेजेंगे मोहरा बना करके, मैंने अपने बचे रहेंगे और दूसरा लोग इनके नाम पर क्या होता रहे, पकड़ाता रहे। इसीलिए भगत सिंह जी गए थे बाद में। ठीक है, और अंतिम समय तक उनके चेहरे पर कोई ये लेस मात का भी भय नहीं था, और यही कारण था कि फिर वो पकड़े गए। तो कई बार कुछ मूर्ख टाइप के लोग हर जगह बैठे रहते हैं, वहां भी उस समय भी थे, और उन्हीं में से किसी ने बोल दिया और नतीजा क्या हुआ कि हमने अपने भगत सिंह जी को जल्दी ही खो दिया। भारत छोड़ो स्लोगन, नारा महात्मा गांधी का ही था, पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने कुछ समय पूर्व गांधी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। अब गोपाल स्वामी कितना सही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार लोग इस तरह की बातें इसलिए भी बनाते हैं ताकि एक माहौल क्या रहे, बना रहे। ये पक्ष नंबर एक। दूसरा पक्ष हो सकता है कि हो सकता है गोपाल स्वामी बिल्कुल सही कह रहे हो और गांधी जी ने यह सुनने के बाद जो है इस चीज को अमली जामा पहना दिया। तो फिर होता है सवाल कि आखिर फिर इनका नाम गांधी जी ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण था, न कि यह बताना कि यह नारा कौन दिया है, ठीक है। हालांकि गांधी एंड बॉम्बे में अगर सीधे सीधे गोपाल स्वामी लिख रहे हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, हाँ, लेकिन ये मत्थे किसके चढ़ा, महात्मा गांधी के। ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे कि हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी का पूरा ड्राफ्ट जो था वो हमारे BN राव साहब ने तैयार किया था, ठीक है, लेकिन उसका पूरा श्रेय किसको मिला, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर BR अंबेडकर को, लेकिन सब कुछ उसका लिखा था कौन, डॉक्टर BN राव ने, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसा होता है क्योंकि हर बार क्रेडिट किसको मिलता है, माथा को। अभी भी हम कई बार किसी कोचिंग वाले से किसी से बात करते हैं कोई बुक लिखने के लिए, तो बोलते हैं कि नहीं सर आपका नाम नहीं जाएगा, लिखिएगा आप लेकिन नाम हमारा रहेगा। तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो मूल लेखक है उसका नाम सामने आए, ठीक है। तो अभी भी ये चलता है। कोलकाता मेट्रो रेल, ये हो गया क्या पहले वाला, नारा वाला हो गया ये, नहीं, हो सकता है कि वो उसमें चेंज अगले में आ जाएगा। ये वाला हो गया ना। उसके बाद आगे हिस्ट्री वाले पोर्शन में क्या है जो नेक्स्ट में आएगा अगले लाइन में, उसमें अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, इसके आगे देख लेते हैं। तो चलो, ये मेट्रो रेल वाला हम लोग का था ना, जो रेल वाला छूटा हुआ था, याद है, जो नहीं बताए थे कि रेलवे हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में, तो उसका ये पोर्शन छूटा हुआ था। पूरा वीडियो लगातार में देखेंगे तो ये आ जाएगा। कोलकाता मेट्रो, इसमें मेट्रो रेल का छूट गया था हम लोग का रेलवे वाले में, जिसमें हमने कहा था कि हम लोग नहीं जोन उन सब पढ़ लिए थे कि कहाँ कौन सा जोन है, उसमें ये मेट्रो रेल का रह गया था। देश में सबसे पहले मेट्रो रेल 1975 में कलकत्ता में 1975 कलकत्ता में। हालांकि योजना कब बनी थी, 1972 में। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई, ठीक है। यानी कि काम कब शुरू हुआ था, 1975 में, और ये बन के तैयार कब हो गया, 24 अक्टूबर 1984 को। दुर्भाग्य से इसी के एक सप्ताह बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की निसंस हत्या हो गई थी, ठीक है, 84 में ही। दमदम से टॉलीगंज, ये टॉलीगंज जो है ना, ये बंगला फिल्मों का जो है गढ़ है, ये बंगाली फिल्मों का क्या है, केंद्र है। टॉलीगंज बंगाली फिल्म का केंद्र है। ये बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कहां पर बेस्ड है, टॉलीगंज में, इसीलिए इसको टॉलीवुड कहते हैं, ठीक है। बॉम्बे बॉलीवुड, अमेरिका हॉलीवुड और कोलकाता की फिल्में टॉलीवुड। तो टॉलीगंज किस लिए फेमस है, बंगाली फिल्मों के सेंटर के लिए। तो दमदम से लेकर के यहां तक भूमिगत अंडरग्राउंड रेलवे, दिल्ली मेट्रो रेल यह परियोजना जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंदर सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच रही थी। 30 हजारी पुरानी दिल्ली जो है ना, चांदनी चौक सब इलाका, उसका जो कोर्ट है ना वो 30 हजारी में ही है, इसीलिए वहां के सिविल कोर्ट को, व्यवहार न्यायालय को 30 हजारी न्यायालय कहते हैं, ठीक। और वहां से लेके पूर्वी दिल्ली में शाहदरा है। तो ये केंद्रीय पुरानी दिल्ली को किससे जोड़ा था, पूर्वी दिल्ली से, 30 हजारी से शाहदरा। शाहदरा आपको जो है गाजियाबाद के पास में है, ठीक, मयूर बिहार ये सब इलाका उधर। तो ये आपको मिलेगा 30 हजारी से शाहदरा के बीच में, 2002। बेंगलुरु मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जापान के सहयोग से किया गया था, ठीक है, जापान के सहयोग से। इसको याद रखना, किस मेट्रो को नम्मा मेट्रो के नाम से जानते हैं, बेंगलुरु मेट्रो, नम्मा मेट्रो पूछता है।
मुंबई मेट्रो रेल, इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई थी। ठीक है, तेलंगाना बनने के 6 दिनों के बाद, तेलंगाना बनने के 6 दिनों के बाद तेलंगाना की शुरुआत हो गई थी 2 जून 2014 को। मुंबई में मोनोरेल, जो छोटा वाला, स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम मुंबई में सुचालित की गई। म से मोनो, म से मुंबई, जहां यह शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना मानी जाएगी। इस संबंध में जापान का 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान दूसरा स्थान है, लेकिन अब इसको महाराष्ट्र का जो मोनोरेल है मुंबई का, वो क्या कर दिया है, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये सब एग्जाम में नहीं पूछता है, मोनोरेल तो नोरेल। ठीक है, बस खाली देख लो, लिखा हुआ है तो देख लिया जाए। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ठीक है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इतना ध्यान नहीं देना इसमें। जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे और पटना आदि शहरों में मेट्रो रेल निर्माणाधीन है। अब जो है लगभग पटना में भी जो है आप समझिए कि 1 साल में मेट्रो जो है वो चलना शुरू हो जाएगा इस रूट में। ठीक, हाँ बिल्कुल, 2025 में जो है काम, मतलब एक रूट जो है वो पटना में क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर जिन लोगों को अपना चलना होगा उस रूट में चलना शुरू कर देंगे वो। अब देखना है कि पटना में कितना सफल होता है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 1963 को हुई थी। 1963 विश्व में पहली रेल कहां चली थी, मेट्रो रेल, लंदन में। इसको याद रखिएगा। विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो दुनिया में सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, जिसकी कुल लंबाई 434 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इतने किलोमीटर की पटरियां हैं जहां वो कवर करता है, 434 किलोमीटर। मान लो कि अगर संघाई में है 434 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पूरा शहर है तो ये जहां जहां जो मेट्रो चल रही है अलग अलग रूट में, ये सब मिला करके जो है कितना हो गया, 434 किलोमीटर की लंबाई, 434 किलोमीटर की लंबाई उसके पटरियों की लंबाई है। तो सबसे पहले लंदन में चली है 1963, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, रेल इंजन याद रखना, रेल इंजन और रेल का डिब्बा अलग अलग चीजें होती हैं। रेल इंजन जो ताकत लगा करके खींच रहा होता है। रेल इंजन निर्माण के कारखाने जो हैं, चितरंजन पश्चिम बंगाल, आसनसोल जिला, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जो वर्धमान, जो नहीं लोग बोलते हैं नॉर्थ वर्धमान और साउथ वर्धमान, उसमें से एक वर्धमान जिले में जो है वो आसनसोल जो सबसे बड़ा शहर है, वहीं पास में है चितरंजन, आसनसोल के पास में ही है चितरंजन। वाराणसी मड़ुआडीह, वाराणसी मड़ुआडीह, कई बार सीधे मड़ुआडीह लिख के आता है, ये कहां है, ठीक है, वाराणसी यूपी। और भोपाल में इसी तरह रेल इंजन यहां बनते हैं। इंजन, सवारी डिब्बे जो पीछे रहते हैं जिसमें हम लोग बैठते हैं, वो कहां बनता है, मद्रास में पेरम्बूर, पंजाब में कपूरथला, कोलकाता और बेंगलुरु में। देख लो, कोलकाता और बेंगलुरु में यहां डिब्बे बनते हैं। तो इंजन बन रहे हैं 3 जगहों पर और डब्बे बन रहे हैं। उसी में हम लोग देखेंगे कि रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, इसमें खाली एसी डब्बा बनता है। रेल कोच का मतलब भी डब्बा ही हुआ, लेकिन इसमें कौन सा डब्बा, एसी कोच, ओनली एसी कोच रायबरेली में। यहां पर जो डब्बे बन रहे हैं सब तरह के डब्बे बन रहे हैं, जनरल डब्बे, स्लीपर डब्बे, फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी। इसमें रायबरेली में केवल कौन से कोच बन रहे हैं, केवल एसी डब्बा। वहां पर जो ये सब जनरल और स्लीपर नहीं बनता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना बिहार में 2 जगह खुला है, सारण के मरहोड़ा में डीजल इंजन और मधेपुरा में इलेक्ट्रिकल इंजन। दुनिया का भारत का सबसे ताकतवर इंजन जो है इलेक्ट्रिकल मधेपुरा में बना है, ठीक है। तो मरहोड़ा में डीजल इंजन और इसमें इलेक्ट्रिकल इंजन। मरहोड़ा कहां है, सारण जिला, सारण में, छपरा लिख देते हैं सब, ठीक है। और यहीं पर इसी छपरा में, सारण में, जहां मरहोड़ा में आपको इंजन बनाने का है, पहिया बनाने का कारखाना जो है, बिहार के उसी छपरा में बेला है, बेला, ठीक है, सारण, बेला जो छपरा के पास है। तो सारण जिले में 2 चीजें हो गई, एक तो जो है डीजल इंजन और दूसरा जो है पहिया बनाने का कारखाना। तो डीजल इंजन मरहोड़ा में और पहिया बनाने का कारखाना बेला में, ठीक है।
तो म ढौरा, ढौरा डॉजल, व्हील बेल, व्हील चक्का पहिया। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, पेरम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई लिख दिया है, दिस वन पेरम्बूर चेन्नई के पास है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, वही पेरम्बूर वाला हिस्सा। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, कवच को, ठीक, ये नाम याद रखना, जो बताता है जहां पे कहां पे अपने आप ब्रेक लगा देना। ये सब भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर में कवच की तैनाती शुरू की है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा की अगर अपने आप भी अगर कुछ आ गया तो कवच जो है वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा। अभी हाल ही में जो दो ट्रेनें टकरा गई थी आपस में, ठीक है, इसमें रेल मंत्री ने क्या खुलासा किया है कि जो ट्रेन के ड्राइवर और सह ड्राइवर थे, ये दोनों जो है वर्ल्ड कप का मैच देख रहे थे मोबाइल पर और ट्रेन छोड़ दिया था। ठीक है, तो सोच लीजिए कि क्या स्थिति है। तो और दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा, कम से कम इन दो रूटों पर क्या लगाया जा रहा है, कवच। इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी में पता चला कि दोनों उस समय क्या कर रहे थे, क्रिकेट मैच देख रहे थे और ट्रेन जाके टकरा गई। तो सोचिए कि लापरवाही का आलम कितना है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि हमारी आपकी जिंदगी जो है कुछ मूर्खों के हाथों भी हो सकती है। ठीक है, रोड पर आप बच के जा सकते हैं, लेकिन सामने से अगर कोई बैल आ रहा हो तो वो आप घर में भी हो तो वो घुसा देगा। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है, बड़ौदा, गुजरात में। बड़ौदा गुजरात में पहले रेलवे स्टाफ कॉलेज था और बाद में जो है ये इंडियन रेलवे का जो है कॉलेज, यहाँ पर अब ग्रुप ए के अधिकारियों को जो है ट्रेनिंग मिलना शुरू हो गया है। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। देख लीजिए, अब सोच लीजिएगा कि रेलगाड़ी में कुछ भी करने से पहले सीसीटीवी आपको जो है देख रहा है। ठीक, इसका उद्घाटन रेल मंत्री, तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है, इधर से गुजरती है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस इधर से गुजरती है, पटना होकर गुजरती है वो, हावड़ा राजधानी, एगो डिब्रूगढ़ राजधानी इधर से जाती है, गया से जाती है, शायद गया से जाती है, अभी याद नहीं है एग्जैक्ट हमको। नई दिल्ली हावड़ा में भी गया से जाती होगी, क्योंकि इधर से डिब्रूगढ़ जाती है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की, अनारक्षित जनरल डिब्बे वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा भी चलाई गई। बाप रे बाप, केरल से हावड़ा कौन आता है भैया। ठीक है, एर्नाकुलम से कलकत्ता, एर्नाकुलम से कलकत्ता। ठीक है, चलो, अंत्योदय एक्सप्रेस। अगरतला अखौरा रेलमार्ग पूरा होने से कोलकाता से अगरतला के बीच की रेलमार्ग की दूरी 1650 किलोमीटर से घटकर कितनी रह गई, 560। इस अंतर्राज्यीय रेलमार्ग का अधिकांश भाग कहां है, बांग्लादेश में है। ठीक है, अखौरा कहां है, बांग्लादेश में। तो अब सोचो कि हम लोग को कोलकाता से अगरतला जाने के लिए घूम के जाना पड़ता था बांग्लादेश के कारण, लेकिन अब डायरेक्ट चलने लगा है तो लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। भारत जो है वो कई ऐसा रेल बनाया है पहले जमाना में अंग्रेजों के टाइम में कि जिसको अभी विरासत सूची में डाला गया, विश्व विरासत सूची में। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। एकदम ऊंचाई पर है और छोटे छोटे ट्रेन चलते हैं, छोटे छोटे पटरियों पर। ठीक है, मीटर गेज पर या नैरो गेज पर जो इन ट्रेनों को चलाया जाता है, और डिब्बा भी कितना है, यहां से लेकर के यहां तक, बस छोटा सा डिब्बा। तो उसका जो है मीटर गेज या नैरो गेज पर चलने वाली ट्रेनें होती हैं, टॉय ट्रेन टाइप की। ठीक है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे उपनाम क्या है, टॉय ट्रेन। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में इसको कर दिया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम ब्लू माउंटेन ट्रेन, नीलगिरी के कारण। और कालका शिमला रेलवे टॉय ट्रेन इसका भी नाम है। ठीक है, इस पर हम चढ़े हुए हैं, कालका शिमला।
आपको हरियाणा के कालका में जो है ट्रेन मिल जाएगी, लिफ्ट ट्रेन। हावड़ा से खुलने वाली कालका एक्सप्रेस जो है वो गया और मेरे गृहनगर डेहरी होते हुए जाती है दिल्ली, और दिल्ली से फिर वो जाती है कहाँ, कालका। यानी हावड़ा से कहाँ जाती है, कालका। कालका हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, पंचकुला ये सब। और वहां से कालका से जो है फिर लिफ्ट ट्रेन मिलती है, लिंक ट्रेन, सॉरी लिफ्ट नहीं, लिंक। और जब तक कालका में पहुंचेगा नहीं तब तक लिंक एक्सप्रेस खुलेगी नहीं। यानी अगर कालका में लेट भी हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो लेकर के यात्रियों को पहुंचती है तभी वो टॉय ट्रेन वहां से खुलती है, क्योंकि वो आएंगे नहीं तो फिर लोग आएंगे कहां से। बाकी ट्रेनें चलती रहती हैं, लेकिन लिंक एक्सप्रेस जो है वो कालका के लिए खड़ी रहती है। और कालका आती है, इसमें के यात्री जो जिसको जाना है आगे वो लोग वहां उसमें उतर जाते हैं और टॉय ट्रेन में जाके बैठ जाइए। टिकट आपको ऑलरेडी रहता है, नहीं तो ले लीजिए। कालका में ट्रेन रुकी रहती है आधा घंटा 1 घंटा, और उसके बाद बैठिए और वो छुक 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 करते हुए आपको जो है 4 घंटे 5 घंटे में शिमला पहुंचाएगी। ठीक है, मुश्किल से हमको लगता है कि जैसे नॉर्मल रूट में ट्रेनें उसको आधा घंटा में पहुंचा देती, वहां पहाड़ पे घूम घूम के जाते हैं। तो 2 है, या तो आप एसी ट्रेन में बैठ करके जा सकते हैं 2 घंटे में, या आप छुकछुकवा रेलगाड़ी में बैठ करके 5 घंटे में जाइए। तो हम लोगों ने तय किया कि तेज वाले में नहीं, छुकछुक वाले में जाएंगे, क्योंकि कई बार मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। ठीक है, तो उसको एंजॉय करना है, क्योंकि कलकत्ता वहां शिमला पहुंचने के बाद उतना मजा नहीं आया, 2 दिनों में मन किया कि भागो अब वापस। टॉय ट्रेन में बहुत मजा आया था। तो कालका शिमला ट्रेन, इन चारों को जो है भारतीय रेल मार्गों को यूनेस्को ने क्या किया है, विश्व विरासत सूची में डाल दिया है। इसको याद रखिएगा, कैसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये दे देगा चारों में से कोई एक, 3 और एक को हटा देगा और बोलेगा कि बताओ कि भारत में इनमें से किस रेल मार्ग को जो है यूनेस्को ने अपने विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया है। या पूछ देगा कि कितने को शामिल किया है, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो कितने को शामिल किया है, 4 को। भारतीय रेलवे द्वारा अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारतीय रेल से अपनाया गया था। 3 मिनट के इस गीत को सत्यप्रकाश ने लिखा है और नदीम सोनवाले फेम के स्वर्ण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता की स्मृति ने इसे क्या किया है, गाया है। हमें प्रेम है, हमें प्यार है भारतीय रेल से। ठीक है, ये सब नहीं इतना आता है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC जो कि इंडियन रेलवे के कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का ये है। कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग का मतलब खान पान और टूरिज्म का मतलब पर्यटन। तो IRCTC इंडियन रेलवे, ठीक है, कैटरिंग, खान पान एंड टूरिज्म तथा पर्यटन निगम, टूरिज्म कॉर्पोरेशन द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। पहली निजी ट्रेन, ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि NTPC होने की संभावना है जून में, इसलिए सतर्क रहिएगा। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य सिक्किम, जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन बैराबी है वर्ष 2023 तक। मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। ठीक है, तो मणिपुर तो जुड़ गया है 2021 में ही, मिजोरम जुड़ा 2023 में, जहां का एकमात्र रेलवे स्टेशन क्या है, बैराबी। याद कर लेना, बैराबी, मिजोरम पूछ सकता है, मिजोरम। ठीक है, बैराबी एक ही तक पहुंचाया होगा, वहां आगे अभी हिली एरिया है ना। आप हिली एरिया में, आप समझ रहे हैं, पहाड़ तोड़ना पड़ेगा, ट्रेन चलेगी, और हल्का सा भी अगर स्लाइडिंग हुआ तो क्या होगा, खत्म हो जाइएगा सीधे। ठीक है, तो सब कुछ सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है। केवल देखने भर से हम लोग नदी पार नहीं कर सकते हैं, उसमें उतरना पड़ता है। ठीक है, नोट, महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, महात्मा गांधी ने, कि जैसे ट्रेन में क्या होता है कि जब आप जाइएगा स्पेशली जनरल डिब्बा में, तो आपको तमाम तरह के लोग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। अगर आपको किसी से बात करने का मन नहीं है, सिर्फ आप सबको ऑब्जर्व भी करते रहेगा, तो मन क्या रहता है, लगता रहता है। ठीक है, एक से एक पगलेट टाइप के लोग रहते हैं, आप ऑब्जर्व करते रहिए, अच्छा लगेगा। ठीक, और हो सकता है तो आप चाहें तो आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं। अगर आपको चुप रहने की आदत नहीं है, बकर बकर करने की आदत है, तो आप जो है वहां पर भी जो है आप फरियाद सकते हैं। नोट, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। वायु परिवहन, वायु परिवहन,
ठीक है, पहली बार वायु मार्ग से। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की प्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। ठीक है, एयर पोस्ट सर्विस। इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज, उसके ठीक बगल में स्थित उसका उपनगर है नैनी। ठीक है, आप देखिएगा कि रेलवे से ऐसे जाएंगे अगर आप ट्रेन से, इधर से अगर आप पटना से जाएं अगर इधर की ओर, तो यहां पर नैनी दिखेगा, यहां पर इलाहाबाद है और ये आपको नैनी है। ठीक है, तो ये इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की पहली विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया था। कब किया गया था? 1911 में। याद रखना, अभी प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी नहीं हुआ था, और 1911 याद रख लीजिएगा। ठीक, 12 में तो जाकर के बिहार में बांकीपुर में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था और यही वो साल था जब जनगण मन गाया गया था कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, और तब जो है यहां पर इलाहाबाद में कुछ हो रहा था परिवहन के क्षेत्र में, एयर पोस्ट सर्विस। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की और इंडियन नेशनल एयरवेज की 1933 में। 1953 में सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 में सभी कंपनियों का, एयर कंपनियों का क्या कर दिया था? राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और क्या नाम दिया? भारतीय विमान निगम और एयर इंडिया। ठीक है, ये था आपको इंडियन एयरलाइंस, इंडियन, अच्छा लिखा है इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया। यहां देख लेते हैं, एयर इंडिया जो भारत का जो है मुख्य, ये है मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। निगमित कार्यालय कहाँ है? मुंबई। देख लीजिएगा इसका कारपोरेट ऑफिस कहाँ है? निगमित कार्यालय को अंग्रेजी में बोलते हैं कारपोरेट ऑफिस। मान लो कभी गलती से पूछ ही दे कारपोरेट ऑफिस कहाँ है, तो मुंबई लगा देना। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली। इसका मैस्कोट महाराजा, ठीक है, पगड़ी पहने हुए रहते हैं। और लोगो प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र। कोणार्क जो है सूर्य भगवान का मंदिर है, ठीक है, उड़ीसा में। तो नहीं, सूर्य भगवान का मंदिर नहीं, ये कोणार्क जो है वो है क्या है कोणार्क? हाँ वही है, सूर्य भगवान का ही मंदिर है। हाँ हाँ, क्या एयरफोर्स का है बाबू, ये निजी, ये हम लोग का जो आदमी को लेके चलता है, सेना लोग नहीं। गरुड़ वो है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, चलिए। उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र, गरुड़ एयरफोर्स का है। इंडियन एयरलाइंस जो डोमेस्टिक होता है ना, और आसपास का जो पड़ोसी देश है वहां पे हवाई जहाज उड़ाता है। वो नेपाल में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, मालदीव में, म्यांमार में और अफगानिस्तान को सेवा उपलब्ध कराता है। यानी कि भारतीय उप महाद्वीप में उड़ने वाला जो था वो था इंडियन एयर लाइंस। ठीक है, और दूसरा था एयर इंडिया जो विदेशों के लिए, एयर इंडिया विदेशों के लिए। हालांकि इसमें से जो है एक को टाटा जी ने क्या कर लिया? खरीद लिया। किसको खरीद लिया है? ठीक है, अब आगे इसमें दिया होगा तो बता देंगे एयर इंडिया का। 1981 में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। इंडियन एयरलाइंस में वायुदूत का किया गया था इंदिरा जी के टाइम में। ठीक है, वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियां एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को क्या किया गया था 2007 में? ठीक है, विलय कर दिया था, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL के नाम से कार्यरत हैं। कंपनी का ब्रांड नेम अभी भी क्या है? एयर इंडिया। और मिलाने के बाद से तब से इसका नाम क्या हो गया? नासिल, नेशनल एयर कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, लेकिन वैसे इसका लोगो नेम अभी भी क्या है? एयर इंडिया। स्टाइल में जो है एयर इंडिया ही लिखा रहता है। अब हुआ क्या कि एयर इंडिया जो है वो चल नहीं पा रहा था। देखते ही देखते इंडिगो जो है वो भारत की नंबर 1 कंपनी हो गई। ठीक है, और एयर इंडिया जो है भारत सरकार की कंपनी, वो क्या हो गई? पीछे। इसका कारण सिंपल क्या था? एयर इंडिया में जाइए, ठीक है, कहां क्या ये वो, इंडिगो में जाइए सर, सर
यानी सर्विस का तरीका जो था वो इंडिगो में नंबर 1, क्योंकि अगर आप एक बार गए तो आपको दोबारा कहां जाने का मन करेगा? इंडिगो में। एयर इंडिया में आपको दोबारा जाने का मन नहीं करेगा, और उसके बाद लोग कहेंगे कि मोदी ने देश बेच दिया। ठीक है, आप अपने सेवाओं को सुधारते नहीं हैं तो जाहिर सी बात है कि जब वो नुकसान में चलेगा तो फिर उसको टाटा खरीदेंगे ही। और सबसे अच्छी बात है कि एयर इंडिया कभी टाटा का ही हुआ करता था। ठीक है, अंत में वापस उसी घर वापसी हो गई। यानी एयर इंडिया का सरकार ने 1953 में सरकारीकरण कर दिया था, राष्ट्रीयकरण, और वापस वो किसके पास आ गया? रतन टाटा के पास, टाटा के पास। ठीक है, जिनका था उनके पास वापस आ गया। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व किसके पास है? टाटा के पास। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, टैलेस ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगा दी थी। सरकार ने कहा बाप रे बाप बेच कर हटाओ जल्दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि खर्चा तक नहीं निकल रहा था सरकार का। और आपको लगता है कि सरकार ने बेच दिया? आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अपने जेब से आपका खर्चा निकालते हैं? अभी टीचर की बहाली हुई है ना, उसकी सैलरी कहां से निकलेगी? इसीलिए बिजली बिल क्या हो गया? बढ़ा दिया गया। तो आपको ना खुशी हो रही है, अरे बाप रे इतनी नौकरी, इतनी नौकरी, उसका हर्जाना जनता भुगतेगी। अभी जो 2.5 लाख 2 लाख 2 लाख जो बहालियां हुई है ना, उनका हर महीने जो सैलरी जाएगी ना, उस नीतीश बाबू कहां से खींचेंगे? वो हमसे आपसे खींचेंगे। ठीक है, चाहे वो बिजली का दाम बढ़ा के खींचे और चाहे वो कोई और चीज का दाम बढ़ा के खींचे। और जो आप कहते हैं भारत सरकार से कि ये करो वो करो, तो एयर इंडिया का हर साल जो हजारों करोड़ का जो नुकसान हो रहा था उसको मोदी जी अपने जेब से दे रहे थे। वो हमारे ही आपके टैक्स पेयर्स के पैसे को दे रहे थे। इसको रोकने के लिए ही अंततः मजबूर होकर के किसको सौंपना पड़ गया? टाटा को। क्योंकि सरकारी नौकरी करने वाले ज्यादातर लोग अपने आदत से बाज आते नहीं। इसलिए जैसे कई बार ट्रोलर्स को देखना कि कई बार ऐप में भी रहेंगे तो हमको अरे ये सब ये कर रहे हैं, लूट रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, 500 रुपया लेंगे और उसके लिए गला फाड़ेंगे दिन भर 4 बार। अगर किसी कोर्स में अरे ये सब स्कैम कर रहे हैं, हम कहे बेटा तुम जो सरकारी नौकरी लेना चाहते हो ना, तुम्हारा वो सरकारी नौकरी लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्योंकि तुमको पता है कि प्राइवेट नौकरी में तुम्हारी फुटानी चलेगी नहीं, और सरकारी नौकरी में तुम टैक्स पेयर्स के पैसे पे बैठ करके राज करोगे, काम करोगे नहीं। और जब मोदी सरकार अंगूठा लगाना शुरू किया तो तुमको बड़ा बुरा लगता है। ठीक है, तो तुम्हारे से सरकारी नौकरी वालों का जो मेन मकसद क्या होता है ये भी हमको पता होता है, भले कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि आराम तलबी के लिए और नौकरी के अस्थायित्व के लिए ही लोग क्या करना चाहते हैं? सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। कितने सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा देंगे? जरा हम देख लें। वो वही पढ़ाएंगे जो मजबूरी में अपने बच्चों को दूसरे का नहीं रख सकते हैं, और वहां पर कोई दूसरा निजी स्कूल नहीं है। तो ये बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग कभी सरकारी स्कूल में, अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हैं, उनको प्राइवेट डॉक्टर चाहिए। ठीक है, लेकिन नौकरी क्या चाहिए? सरकारी। क्यों चाहिए? आखिर तुम सरकारी नौकरी चाहते हो लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजते हो, तुम सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवाते हो। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों में क्या होता है। ठीक, तो तुम खुद सोच लो कि तुम क्या हो, तो तुम दूसरों को ट्रोल क्या करोगे? ठीक है, तो 18,000 करोड़ रुपए की बोली किसने लगाई? टाटा ने अधिकृत किया। 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का प्रबंधन और नियंत्रण क्या कर लिया? टाटा ने संभाल लिया। और ट से टाटा, ट से टैलेस प्राइवेट लिमिटेड उसका अपना है। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन किन्होंने की? एन चंद्रशेखर ने। करीब 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान किसके पास आ गई है? इसको याद रखिएगा, 69 ईयर्स के बाद, 69 ईयर्स के बाद। पवन हंस लिमिटेड, ठीक है, एक तो वायुदूत था 1981। पवन हंस लिमिटेड मेनली हेलीकॉप्टर संबंधित है जहां तक हमको याद है। ठीक है, पवन हंस लिमिटेड, इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 में की गई थी, इंदिरा जी के जो नृशंस हत्या के लगभग 1 साल के बाद हुआ था। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए क्या उपलब्ध करवाना। देखो हेलीकॉप्टर से बोले थे ना कि हेलीकॉप्टर से होगा, तो वायुदूत जो है वो तीसरी निजी कंपनी थी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के बाद। लेकिन ये जो था पवन हंस लिमिटेड, ये हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लाया गया था ताकि तेल क्षेत्रों में तेल की खोज की जा सके। हेलीकॉप्टर को भेज देते थे बॉम्बे हाई ये सब में, और वहां से वो ड्रिलिंग वाला सभी चीजों को देखता रहता था। ठीक है, इसीलिए
पवन हंस का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 में इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का क्या था, बेड़ा है। पवन हंस हर वर्ष मई, जून और सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध कराती है पवन हंस, ठीक है, ये सब नहीं याद रखना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये लगता है कि वहां पे इज्जतगंज में है, कहाँ है, फुर्सतगंज में, हम इज्जतगंज कह दिए, हमको इज्जतगंज याद है, इज्जतनगर है बरेली में, यह फुर्सतगंज है, मेरे मुंह से निकल गया इज्जतगंज, फुर्सत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार के लिए रायबरेली के फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय विमानन, इसका विमानन का मतलब होता है सिविल एविएशन, एविएशन की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही की गई है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के नाम से विश्वविद्यालय खुला है और इंदिरा जी के नाम से उड़ान एकेडमी है, ठीक है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया, AAI का गठन अप्रैल 1995 में किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमान टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। देश में जितना भी हवाई अड्डा है इन सबका प्रबंधन कौन देखता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ठीक लिखा है, यहां पे अंतर्राष्ट्रीय से लिख दिया है। हम बोलते हैं ना कि सही रूप से अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है ग्रामेटिकली, अब धीरे धीरे सुधारने लगे हैं सब। आइए देख लेते हैं इसको। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय अड्डा कहां है, मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कहां है, कोलकाता में। अन्ना माने बड़ा भाई, कहां है, चेन्नई, ठीक है, अन्ना इन चेन्नई, अन्ना दुरई के नाम से। अन्ना यहाँ कौन है, बहुत बड़े नेता थे तमिलनाडु के, अन्ना दुरई, उन्हीं के नाम पर है, सी अन्ना दुरई। बाबा साहब अम्बेडकर, नागपुर, बाबा साहब अम्बेडकर, इनका जन्म हुआ था इंदौर के महू में। तो इंदौर में कहा नहीं नाम रखा गया हवाई अड्डा का, इसलिए कि ऑलरेडी वहां देवी अहिल्याबाई होलकर थी, जिन्होंने देश के जितने भी मंदिर औरंगजेब ने तोड़वाए थे उन सबका जीर्णोद्धार जो कराने का काम उन्होंने किया था देवी अहिल्याबाई ने। तो इंदौर में उनसे बड़ा नाम कोई था ही नहीं, इसलिए इंदौर हवाई अड्डा का नाम देवी रानी अहिल्याबाई के नाम पर। चूंकि नागपुर में ही ये बौद्ध बने थे, 9 बौद्ध दीक्षा भूमि में, ठीक है, इसलिए नागपुर का नाम किस पर रखा गया, बाबा साहेब अम्बेडकर पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोलोई गुवाहाटी असम, ठीक है, गोपीनाथ बारदोलोई। चौधरी चरण सिंह लखनऊ, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, ठीक है, चूंकि उत्तर प्रदेश से थे और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उत्तर प्रदेश से। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर, जिन्होंने अमृतसर की क्या की थी, स्थापना की थी। त्रिवेंद्रम, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम का जो नया नाम है वो क्या है, लोकल नाम तिरुवनंतपुरम। कालीकट का नया नाम है कोझिकोड, ठीक है, शहर का नाम है कोझिकोड, कालीकट पुराना नाम है, और इसीलिए हवाई अड्डे का नाम भी क्या रख दिया गया है, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम का और कालीकट कोझिकोड का, जहां पर जमोरिन का शासन था, जहां पर वास्को दा गामा पहली बार उतरा था। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। हालांकि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी, तो इसलिए हमको लगता है सम्राट अशोक के नाम पर इसका नाम रखा जाना चाहिए था, शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई टेंशन हो जाएगा फिर। राजीव गांधी ये क्या किए थे हैदराबाद में, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, चलिए ठीक है, नाम रख दिया गया। कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि, ठीक है, कोच्चिन को ही क्या कहते हैं, कोच्चि कहते हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, जहां पर उनको डबल कारावास दिया गया था, आजीवन कारावास, वीर सावरकर। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, और यहीं पर मनोहर पारिकर जी के नाम से भी खोल दिया गया है दूसरा हवाई अड्डा, ठीक है, दाबोलिम के बाद मनोहर पारिकर जी के नाम पर। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मंगलुरु इसका कोई मतलब ही नहीं है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। ये लोग बात कर रही हैं कि हल्ला कर रही हैं,
बात कर रही हैं, खा रही हैं, तब इतना हल्ला हो रहा है। कल देखे किसी को फोन पर बात करते हुए सीढ़ियों पर, तो मोहतरमा जो थी, जो भी रही होंगी छात्रा, तो वो कह रही थी कि देखो यार, फोन पर बात करने का मतलब है 2 मिनट बहुत हो गया ये वो, और ऐसा करते करते 1 घंटा हुआ। फिर उसके बाद हम आए, हमको डिस्कशन कराना था सिविल कोर्ट वाला, वो सिविल कोर्ट का हम डिस्कशन करा लिए। उसके बाद फिर हम आए, वो फिर भी चालू थी, कंटिन्यू थी, ठीक है। और हम 2 मिनट का कॉन्सेप्ट सुनने पर हम बेहोश हो गए, ठीक, नॉन स्टॉप, ठीक। कितना समय है यार, बाप रे बाप, भरसक रिजल्ट नहीं आता है। तो 21वां, तो मोबाइल फोन तो बहुत बड़ा शत्रु हो गया है छात्रों का, बहुत बड़ा, ठीक है। अगर पढ़ने के लिए यूज हो मोबाइल फोन का तो ठीक है, लेकिन अगर बाकी जो प्रयोग हो रहा है एक समय से ज्यादा, तो आप खुद ही इस दौर में पीछे छूट रहे हैं। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर है, आपको ये तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। ये वाराणसी था जहां पर गंगा नदी को तैर करके पार कर जाते थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। मुगल सराय के रहने वाले थे, ठीक है, और पढ़ाई करते समय उनके पास नाव से पार करने के लिए पैसे नहीं होते थे, और जो नाविक थे वो बोलते थे कि चलो हमको पैसा मत देना, लेकिन स्वाभिमानी लाल बहादुर शास्त्री अपने एक हाथ में किताब उठाए रहते थे, झोला, और दूसरे हाथ से गंगा नदी को पार करके पढ़ने के लिए जाते थे, ठीक है। हाँ, इस पार से उस पार जाते थे, ठीक है। तो मुगल सराय से वो बनारस जाते थे, गंगा नदी को पार करके वो जाते थे, और एक हाथ में ऐसे करके किताब का झोला उठाए रहते थे ताकि वो डूबे नहीं। और नाविक रोज बोलता था कि बैठ जाओ, नहीं लेंगे पैसा, कि ना, हम एहसान नहीं ले सकते हैं। लाल बहादुर वाराणसी हवाई अड्डा हम लोग जैसे पैसा लगा कि अरे महाराज स्टूडेंट से पैसा लीजिएगा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री होना इतना आसान नहीं, हर कोई इतना थोड़ी हो पाता है। ये सब अभी कीजिएगा तो आपको मूर्ख बोलेगा सब, ठीक है, लेकिन कुछ तो बात है ना, जो नाम लोग आज भी लेते हैं ईमानदारों में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी, इसको याद रखना। सिलीगुड़ी पूर्णिया साइड से, कटिहार साइड से अगर किसी को हवाई अड्डा पकड़ना रहता है तो कहाँ जाता है? बागडोगरा सिलीगुड़ी। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हीरा करने के लिए जाना जाता है। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे बिजू पटनायक, बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट थे, और आगे चल के जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं नवीन पटनायक, वो इन्हीं के बेटे हैं, और ईमानदारी की जीती जागती मिसाल हैं, और उन्हें ओडिशा को एक तरह से गरीबी रेखा से बाहर खींच दिया है। और आज उन्हीं के कर्मों का नतीजा है कि ओडिशा जो कभी बीमारू स्टेट में गिना जाता था, आज वहां की प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 के आसपास पहुंची है रुपए में वार्षिक। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय अड्डा मदुरई। तमिलनाडु में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भाई? ठीक है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, देश का सबसे असुरक्षित हवाई अड्डा इसी को माना जाता है। कारण है इसका जो रनवे है वो काफी छोटा है, ठीक है, और यही कारण है कि यहां पर सबसे एक्सपर्ट पायलट को रखा जाता है पटना हवाई अड्डे पर, क्योंकि उतारते समय जो है रनवे एकदम फ्री छोड़ देना चाहिए। मतलब चल रहा है, अगर फ्री छोड़ दिया जाएगा तो पटना के बिल्ली रोड पर पहुंच जाएगा हवाई अड्डा, हवाई जहाज, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो ये है रनवे है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखिएगा ना कि वो ब्रेक मार मार के ये करते हैं। जैसे एक होता है ना कि जैसे आप दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो आपका चलता रहेगा और जा रहा है, मतलब वो अपने आप आकर के क्या होता है, धीरे 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 करके उसको रोका जाता है। पटना में क्या होता है, पहले ही से धीरे धीरे जो है झटका दे दे के, ठीक है। तब पटना हवाई अड्डे पर जब उतरिएगा ना, तब पहले ही सब कुछ हम लोग कहते प्राण कि अब ठीक है। अच्छा फाइनली रुक जाएगा ना, तो आई रे बाप रुक गए जवान, तो हाँ पहुंच जमीन पे, तो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इस तरह का रोमांच अगर आपको लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पटना हवाई अड्डा में आपका स्वागत है, ठीक है ना। हाँ तो वही ना, तो गया से आते हैं यहाँ से वही पटना में रिस्क नहीं लेते हैं सब, ठीक है, उन लोगों को पता है यहाँ का हाल, तो इसीलिए अब जो है दूसरा हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है। हाँ तो इसीलिए बनाया जा रहा है, नहीं तो क्या हम लोग कहें यार।
हंसी आती है कभी कभी। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया ही नाम है, गौतम बुद्ध जी के नाम पर नहीं रखा गया है। हाँ देखो आ गया, मोपा गोवा मनोहर पारिकर, मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर, PARR होता है, RRI, इसलिए पारिकर। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल में शेख आलम फिर काहे आ गए श्रीनगर में, इधर ये थे पहले से। पूर्णतः कहेगा हम इनके हैं क्या हो गया है, तो दो बार आने दीजिए। एक तो एक बार भी आया एक आदमी का, उसमें भी आपको दो बार नामा गया तो क्या दिक्कत होगी। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नहीं हम समझ हम जान रहे हैं, हम भी मजा लेते रहते हैं। पूर्णतः हमको तो मजा खूब मजा आता है। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अरे बाप रे गजब, शेख आलम श्रीनगर, ये तो सौर शक्तिकृत सोलर प्लेट से चलने वाला हवाई अड्डा, तो और खतरनाक है। कहीं 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 अंधेरा गायब हो गया तो नहीं उसके व्यवस्था होगा, वो तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। तो पता चला कि सूरज बार डूब गए रे, आए बाप रे बाप, अब उतरते ही कैसे है भाई, तो गए लो अब जाओ, अब चांद से मांगो कि कुछ रोशनी दे दे भैया। तो कुछ अन्य प्रमुख हवाई अड्डे, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची, शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा चंडीगढ़, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा अगरतला, ठीक है, ये अगरतला के महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार, देखते हो ना जो आरा में नहीं है कॉलेज है महाराजा कॉलेज, ये जो ना अग्रसेन जी के नाम पर, महाराजा अग्रसेन अग्रवाल समुदाय के, तो अग्रवाल जो मारवाड़ी समुदाय हैं उनके जो है आदि पुरुष इन्हीं को माना जाता है, महाराजा अग्रसेन को, इन्हीं के नाम पे टाइटल लगाते हैं अग्रवाल। क्या तक ठीक है, उसाव जी लोग होते हैं वो, नोट नहीं अरे भाई मारवाड़ी समुदाय राजस्थान का होता है ना, वैसे ही व्यापारी ही होते हैं वो, ठीक है, लोग मोटा मोटी उनको रख देते हैं उसमें, लेकिन ठीक है, एक भी मारवाड़ी अब गरीब अगर कोई मारवाड़ी होगा तो समझिए कि मारवाड़ी समुदाय के नाम पे कलंकी होगा, क्योंकि मेहनती बहुत होते हैं लोग, मेहनती होते हैं, सात्विक होते हैं, कहने का मतलब कि मीट मांस से परहेज करते हैं। हम ज्यादातर हम हाँ नहीं खाते, लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं सब, और देखिए अगर ना कि बड़ा ही सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, और लेकिन बिजनेस करने खूब आता है। बिजनेस करने का मतलब क्या है कि जैसे कि आपके पास अगर 5 लाख रुपया आ गया तो आप बैंक से जाकर लोन पे को मारुति खरीद के ले आइएगा, ठीक है, उसके बाद फिर भीख मांगिएगा। मारुति के साथ क्या होता है कि वो पहले 5 लाख खरीदा ना तो उसको डाल देगा और आप भुला जाएगा कि मेरे पास है 5 लाख, और उसके बाद फिर वहां से मेहनत करेगा, फिर दूसरा 5 लाख लाएगा, फिर उसको भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, और जब वो 50, 60 लाख, 70 लाख हो जाएगा तब जाकर के वो अपने लिए वो स्कूटर खरीदेगा, स्कूटी। तो आप 5 लाख रुपया में कर्जा लेके 7 लाख की गाड़ी खरीदे, 8 लाख की, ठीक, EMI भर रहे हैं, और गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक, अब मारवाड़ी अपना जो है झोला लेके और चुपचाप आप उसको मारवाड़ी, ठीक है, जब कुछ औकात क्या रहती है कि एक बार से झोलवा झड़ देगा ना तो आपको सब गाड़ी घर सब खरीदा जाएगा तो ये याद रखिएगा। तो वो इसीलिए लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि पहले वो खुद को मजबूत करते हैं। और यहां पर हम लोग के साथ दिक्कत क्या है कि 4 पैसा आया नहीं कि जो है ऐठन चालू हो जाता है। उस समय आदमी को सीखना चाहिए कि आपको, ठीक, अभी देखे ना अंबानी को अपने से खाना परोसना, बेटी बहू सब जो है, ठीक, बेटा कितना अच्छा बोल रहा है कि मम्मी पापा ने मेरे जो किया, माई लाइफ वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट वॉज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। क्यों? क्योंकि फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड, वेरी बिगनिंग, कि वो कई तरह के मेडिकल कंसिक्वेंसेस से घिरे हुए थे, बीमारियां थी और उस समय झेलना था। तो पिता ने क्या समझाया, उस समय मुकेश अंबानी ने क्या समझाया अपने बेटे अनंत अंबानी को कि इफ यू विल थिंक यू विल डू इट, अगर तुम सोचोगे कि तुम इसके पार हो तो तुम पार पा जाओगे। और उसी समय अनंत अंबानी की बात सुन करके मुकेश अंबानी की आंखों से आंसू झरझर टपकने लगा, ठीक है, कि मेरा बेटा जो है कितना हमारे लिए ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है कि आज हम जो भी अपने पिता के कारण हैं। तो ये सारी चीज संस्कार होते हैं। आपका पैसा बहुत आ सकता है, लेकिन अगर कोई पिता अपने पुत्र को संस्कार दे दिया तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और यहां 2 पैसा आ जाता है तो लोगों का ऐठन देखिए, सामने एगो है, ये देखो कि चलो 2-4 वो गाड़ी का लगा देगा। अभी कुछ दिन पहले पीट दिया एक नगर निगम के एक बेचारा किसी, हाँ ठीक है, अगर वो FIR कर दिया होता तो अभी इनको हम ठीक से ये करवाते हैं। लेकिन होता है ना, गरीब आदमी बेचारा अपना कट लेता है कि ताकतवर हैं, हमसे थोड़ी लड़ेगा, ये हमसे लड़ने की हिम्मत ही नहीं, उसको पता है कि फिर हम पकड़ लेंगे। तो वैसी स्थिति में कि सीखना चाहिए लोगों को अंबानी से, ठीक है, कि तुम्हारे पास कुछ पैसा आ गया
तो अधेल गगरी छलकत जाए। और जिसके पास बहुत पैसा होता है ना, वो देखिएगा ना कि धीर गंभीर होता है, शांत होता है। हम लोग के यहाँ नया पैसा आते ही ना सोना का चेन सबसे बड़ा इतना मोटा लग जाता है, हमको सबसे बड़ा वाला वो सब लगते हैं सब। जिसको हम देखते हैं ना गला में मोटा ऐसे सोना का चेन इतना मोटा, ठीक है, फैशन नहीं, वो नौ धनाढ़ का लक्षण होता है। जब आपको नया धन आता है ना तो सबसे पहले वो आएगा बुलेट, ठीक, कुर्ता पैजामा पहन करके अपना, ये पहला लक्षण होता है, ठीक है, उस लंपट टाइप के आदमी का। जो गंभीर टाइप के आदमी होते हैं वो सब शांत रहते हैं, वो सब अनंत मानी टाइप के होते हैं। नगर विमानन नहीं, इसको कीजिए नागर विमानन, ठीक है, नागर विमानन। सिविल एविएशन, सिविल एविएशन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, AVIATION, एविएशन, सिविल एविएशन, नागर विमानन। नागर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए, मार्च 2020 याद है आपको जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो आवश्यक वस्तुओं इमरजेंसी गुड्स के सप्लाई में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरचनात्मक साधन PPE किट, याद है PPE किट कोरोना के समय में जो पूरा कोरोना से बचने के लिए PPE किट दिया जाता था, ठीक है। तो पर्सनल प्रोटेक्शन जो है ये आपको इससे क्या नहीं वो साधन होता है, वो नहीं था, हम क्या इक्विपमेंट्स, ठीक है, तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई थी, ठीक है। इसी समय ओडिशा जा रहा था ये सामान, जो PPE किट जा रहा था ओडिशा और दवाएं जा रही थी, तो रात में 1 बजे निकलना था नई दिल्ली से ओडिशा के लिए। उसी समय रात में 1 बजे के आसपास जो है भारत के प्रधानमंत्री के पास फोन आता है एक राज्य के मुख्यमंत्री का। प्रधानमंत्री रात के 1 बजे मुख्यमंत्री का फोन, कहा गया भाई लाओ क्या बात है, चीफ मिनिस्टर क्यों फोन कर दिए इतने बजे रात। उन्होंने कहा कि सर, उस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि सर हम लोग अपना काम भर हम लोग के पास है, अभी अभी हमें पता चला है कि मुंबई में जो है कोरोना का ज्यादा असर पड़ गया है, इसलिए आप हमारे यहां ना भेज करके मुंबई में भेज दीजिए। अभी ही वाज नवीन पटनायक फ्रॉम ओडिशा, देश हित के लिए सोचा। दूसरे मुख्यमंत्री होते हम ही को दीजिए, हम ही को दीजिए, हमको चाहिए, लेकिन कहा नहीं, अभी ओडिशा से ज्यादा जो है जरूरत मुंबई में, क्योंकि मुंबई में वो ज्यादा फैला हुआ है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कभी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए ना, एक हमारे मनोहर पर्रिकर पसंद थे बट ही इज नो मोर, मेरी दूसरी पसंद जो है वो बिजू पटनायक है, चाहे कोई पार्टी हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक है, कुछ भी है, कोई जी रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं उनको नवीन पटनायक, क्योंकि ईमानदार आदमी है, और देखो किस तरह उन्होंने हॉकी को पुनर्जीवित कर दिया देश में। ठीक है, लेकिन एक होता है ना कि जो अच्छे में नवीन पटनायक ज्यादा अच्छे हैं, सौम्य आदमी है, वो अच्छे लगते हैं। जल परिवहन, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, अंतर्देशीय इनलैंड, सेंट्रल इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी, वाटरवेज अथॉरिटी सेंट्रल, ये हुआ आपको वाटर ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल इनलैंड वाटर अथॉरिटी CIWA की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहां है? कोलकाता में। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक जलमार्ग इनलैंड वाटरवेज, और दूसरा जो है आपको ये क्या बोलते हैं, नहीं समुद्रिक, सामुदायिक नहीं, सी वाटर वाला, ठीक है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। आंतरिक जलमार्ग, यह परिवहन नदियों, नहरों और झीलों के द्वारा होता है, जो देश के भीतर हैं। देश में जहाजों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल 1% की ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है। यानी देश भर में जितना माल इधर से उधर होता है ना पूरे दुनिया के लिए, उसका केवल 1% होता है कहां? अंतर्देशीय जलमार्ग से। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब बना था? 2016 में, के तहत 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को, इनलैंड वाटरवेज को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। सोच लो कितना, 111 नेशनल वाटरवेज हैं, जिसमें पहला कहां है? इलाहाबाद से हल्दिया, सॉरी हल्दिया से इलाहाबाद, हल्दिया जो है बंगाल में, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज तक जलमार्ग को 86 को क्या घोषित किया गया था? 1, ठीक है।
दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग, भारत की लगभग 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है, कहीं कहीं 1715 लिखा रहता है, अब सॉरी 7515। भारत की लगभग 1517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देश में 13 बड़े और लगभग 200 छोटे पत्तन है, बंदरगाह हैं, पोर्ट्स हैं। 13 बड़े, 13वां जो है पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार का, ठीक है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और प्राइस, पैसे की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। हमने पढ़ा था आईसीएसई बोर्ड में 97%, ठीक है। 97% व्यापार हमारे देश का किससे होता है? पानी के जहाज से, जो हम लोग अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से, खाड़ी देशों से, गल्फ कंट्री से करते हैं। वो सब कितना होता है? ये हमारा 97% होता है, भले यहाँ 95% लिख दिया है। राष्ट्रीय जलमार्ग कुछ का देख लेते हैं 111 में, जो शुरू का 6 है। एनडब्ल्यू नेशनल वाटरवेज 1 इलाहाबाद से हल्दिया सबसे लंबा है, 1620 किलोमीटर। दूसरा है NW2 सादिया से धुबरी असम में, सादिया से धुबरी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर, 891 ब्रह्मपुत्रा नदी पर। दिस वन इज ऑन रिवर गंगेस, द गंगेज, एंड दिस वन इज ऑन रिवर ब्रह्मपुत्रा। कोल्लम से कोट्टापुरम केरल, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल में है, केरल में नहरों और झीलों के सहारे, नहरों और। काकीनाडा से मरकानम आंध्र प्रदेश, काकीनाडा से मरकानम आंध्र प्रदेश, NW4। NW5 तलचर से धमरा ओडिशा, तलचर से धमरा ओडिशा। और ये लखीमपुर से भांगा, ऐसा लखीपुर लिखे हुए हैं, हमको लगता है लखीमपुर, जो भी हो, नहीं लखीमपुर से भागा, असम साइड में, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है। प्रस्तावित है ये। तो सबसे लंबा कौन है? इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखिएगा। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां है? मुंबई में। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह सुधान की समवर्ती सूची में शामिल है, जिसका प्रबंधन संबंधित राज्य सरकार करती है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है। यह 13 बड़े बंदरगाहों में भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे गहरा बड़ा बंदरगाह है। यानी 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा कौन है? विशाखापट्टनम। वरना वैसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम के ही पास जो है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह जो है वो गंगावरम है, विशाखापट्टनम के ही पास गंगावरम। ये 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा बंदरगाह है। वरना सबसे गहरा बंदरगाह गंगावरम है, जो कि विशाखापट्टनम के ही पास में है, विशाखापट्टनम जिले में ही है गंगावरम। यह डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे है, डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे, और इसीलिए उसको सबसे सुरक्षित भी बोलते हैं। जैसे कि जब हम लोग देखेंगे तो इस पोजीशन में जब इसको देखते हैं कि यहां से जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ सकते हैं, ठीक इसके आगे जो है ना डॉल्फिन की तरह एक चट्टान निकल गई है, डॉल्फिन के नाक की तरह, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डॉल्फिन नोज, ठीक। और ये चट्टान उधर से आने वाले साइक्लोन को क्या करता है? उसे बचाता है इसको। दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ सेफ पोर्ट, सेफ हार्बर, ठीक है। विशाखापट्टनम इसीलिए सेफ हो जाता है क्योंकि ये क्या करता है? ये चट्टान निकला हुआ समुद्र के नीचे से, वो इसको इस चक्रवात से क्या करता है? बचाता है। और यहीं पर पास में गंगावरम है, ठीक है, 29 मीटर गहरा है गंगावरम, ठीक। तो विशाखापट्टनम 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे गहरा है, लेकिन सभी बंदरगाहों में सबसे गहरा कौन है? गंगावरम, ठीक है, ये याद रखिएगा। वो तो अच्छा है कि हम पढ़ा रहे हैं लूसेंट, हाँ, नहीं तो हमको लग रहा है कि जिसको जानकारी नहीं रहती होगी वो तो जो ये पढ़ाता वही पढ़ा देता होगा, यही से पढ़ाता। चलो, कांडला बंदरगाह को कहते हैं दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल DDPT, ठीक है, का निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने किया गया था। हुआ क्या था कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना, तो कराची पोर्ट हाथ से निकल गया।
कराची पोर्ट हार्ट से निकल गया तो वेस्टर्न साइड में सारा दबाव मुंबई पर आ गया। इसलिए 1965 में हमने कांडला पोर्ट का गठन किया, जो कि देश का पहला एसईजेड भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कांडला बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने किया गया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह, टाइडल पोर्ट है। दिस इज अ टाइडल पोर्ट, दिस इज अ टाइडल पोर्ट। कारण क्या है, यहां ज्वार आता है और पानी के जहाज को अंदर ढकेल देता है, यानी वो सुविधा से अंदर आ जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के, और जब उसको जाना रहता है एब के साथ, भाटा के साथ निकल जाता है बाहर। ठीक है, इसीलिए वो कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह। चूंकि ये जामनगर के करीब है तो सबसे ज्यादा कच्चा तेल यहीं पर आता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा के मामला में जो, अगर आप वस्तु हटा दीजिए ना, कंटेनर सबसे ज्यादा आता है मुंबई में, लेकिन तेल वाले मामले में, खनिज तेल के मामले में कांडला सबसे अमीर है। ठीक है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। देख लो, मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब SEZ कब स्थापित हुआ था, 1965 में। और एकदम कहां पर है कांडला, ऐसे तो यहां पर है कांडला, गुजरात के एकदम बीच में। ठीक, कच्छ की खाड़ी में, गल्फ ऑफ कच्छ में, न कि खंबात में। यहां ये गल्फ ऑफ कैम्बे है, एंड दिस वन इज, ये जो हम लोग देखते हैं ना ऐसे करके, तो कांडला यहां है, यहां। ठीक, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे। ठीक है, चलिए एंतोर कामराज, ये एन्नौर है, 1965। एन्नौर कर लेना इसको, एन्नौर। ठीक है, एन्नौर, एंतौर लिख दिया है। के कामराज बंदरगाह भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है, कार्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है, कार्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है। ये पब्लिक पीपुल, जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है, निम्नलिखित। ठीक है, एन्नौर बंदरगाह ये चेन्नई के बोझ को कम करने के लिए आया है। ये चेन्नई के वेट, जो वो वेट कर रहे हैं, ये चेन्नई के दबाव को, प्रेशर को कम करने के लिए एन्नौर बनाया गया है। PPP ना, तो जैसे ये शुरू से ही था, बाद में इसको मनमोहन सिंह सरकार जो है और बढ़ावा दे दी। हाँ, विशाखापट्टनम भूपथ बंदरगाह है, यानी कि लैंडलॉक टाइप का है। लैंड हम बताया ना कि अभी वो एक तो डॉल्फिन नोज है और थोड़ा सा पीछे है, इसलिए वो सुरक्षित है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ द अरबियन सी, क्वीन ऑफ दी, हाँ, कोच्चि को। एन्नौर बंदरगाह देखो नीचे आ गया, एन्नौर की स्थापना मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी, ताकि इसका दबाव कम कर सके। 1 फरवरी 2001 को किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इसका पूर्ण परिचालन दिसंबर 2002 से शुरू हुआ। इसका निर्माण थर्मल कोयले को संभालने के लिए किया गया है। थर्मल कोयला जो आता है ना देश में, वहीं से 2014 में एन्नौर का नाम बदलकर क्या कर दिया, के कामराज। तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता थे, उन्हीं के नाम पर क्या कर दिया गया, इसका नाम के कामराज के नाम पर कर दिया गया। तुतीकोरिन तमिलनाडु में है। अच्छा देखो, उसके ऊपर है ना, कामराज बंदरगाह भारत में कंपनी के रूप में पंजीकृत है, सबसे पहला बंदरगाह है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। हम पहले बताए थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, PPP है, और ये एक कंपनी के रूप में इसको पंजीकृत करने वाला सबसे पहला बंदरगाह, यानी कार्पोरेटाइज्ड बंदरगाह है, कार्पोरेटाइज्ड है। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड भी है, सब कुछ क्या है, कंप्यूटराइज्ड है। तुतीकोरिन तमिलनाडु, कांडला गुजरात और एन्नौर तमिलनाडु। बंदरगाह का नया नाम क्रमशः क्या है, VO चिदंबरनार, दीनदयाल और कामराज, याद रखिएगा। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है, रिवरीन पोर्ट है। नदीय प्रकार का बंदरगाह को क्या कहते हैं, रिवरीन, रिवर इन, रिवरीन पोर्ट। देश का एकमात्र रिवरीन पोर्ट कौन है, कोलकाता है, नदीय बंदरगाह। इसमें 2 गोदी प्रणालियां, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर और पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी परिसर है। जैसे हम लोग देखेंगे जब यहां पर कोलकाता, तो कोलकाता यहां पर है, के है, और हल्दिया यहां पर है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो इसमें 2 है, और बीच में जो नहर है वो हल्दिया, जो हुगली नदी, हुगली, जिसमें कि फरक्का बैराज में लोग गंगा का पानी रोक करके उसी में ढकेल देते हैं, ताकि पानी की समस्या ना हो जहाजों के आने जाने में। और हल्दिया जहां समुद्र तट पर है, वहीं कोलकाता जो है वो समुद्र तट से 125 किलोमीटर पीछे है। ठीक, इसीलिए कोलकाता क्या है, नदी प्रकार का बंदरगाह है। वहां पर समुद्र का पानी भले चला जाता है, लेकिन वो समुद्र है नहीं, समुद्र से कितना किलोमीटर नीचे पीछे है, 125 किलोमीटर पीछे है। ठीक,
चेन्नई पत्तन हर मौसम में काम करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पूछता है, ठीक है। देश का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई है। यह भारत का, देखो जो हम बोलते हैं फिर उसमें लिखा तब देखते हैं, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, कृत्रिम बंदरगाह। सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कारण क्या है कि वो एकदम ये श्रीलंका को घूम कर कैसे जाता है। जैसे हम लोग यहां पर जब भारत का ये देखते हैं ना, तो यहां पर क्या है, अगर हमको चेन्नई से यहां आना है इस पोर्शन में, तो कैसे आना पड़ता है? ऐसे आना पड़ता है। लेकिन जब हम ऐसे सीधे आ जाएंगे चेन्नई से कहां, तूतीकोरिन, तो दूरी कितनी कम हो जाएगी? 434 नॉटिकल माइल। समुद्री मील को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल, और हिंदी में इसी को कहते हैं मील। तो 1.852 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में, ठीक, हुई थी। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड, इसका मुख्यालय कोच्चि केरल में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। जहाज को तोड़ना फोड़ना है, नया जहाज बनाना है, ये सबका सबसे बड़ा क्षमता कहाँ है? कोच्चिन में है। ये पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा शिपयार्ड है ये, यहां पूछता है जहाज के ये में। नहीं, सबसे बड़ा क्षमता वाला जहाज बनाना और उसका मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता कहाँ है? कुछ, अगर कोई जहाज टूट फूट गया तो कहां बनने जाता है? कोच्चि में। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूरब पश्चिमी समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंता की स्थिति में खड़ा है। पूरब और पश्चिम, कोई भी जाएगा वही रुक के आराम से मरम्मत कर दो भैया, सर्विसिंग कर दो, अब चले हम लंबी दूरी पर। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह कोलकाता पश्चिम बंगाल हुगली नदी, मुंबई अरब सागर, चेन्नई बंगाल की खाड़ी, केरल अरब सागर की रानी है, विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी, पारादीप बंगाल की खाड़ी। तूतीकोरिन बंगाल की खाड़ी, इसको दिया होगा कि मतलब अच्छा इसका नाम दिया हुआ है, बीओ चिदम्बर कर दिया है, बीओ चिदम्बर नार, बीओ चिदम्बर नार। मुर्मुगांव गोवा अरब सागर, कांडला गुजरात अरब सागर, ठीक है। कांडला का देखो दीनदयाल पत्तन, न्यू मंगलुरु अरब सागर, नावा सेवा महाराष्ट्र, नावा सेवा जेल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, एनौर के कामराज कामराज पत्तन, इसीलिए सबका 1 2 3 करके दे दिया था। मोरमुगांव एक नेचुरल जो है पोर्ट है, जो ब्रेक वाटर और मूल से घिरा है। बैक वाटर, इसको हटाइए, बैक वाटर, पृष्ठ जल, बैक वाटर, ब्रेक वाटर, चला कुछ लिख दे, और मूल से घिरा है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है जो बड़े पोत को आगे जाने में मदद करता है। ये सब नहीं करना है, इसको रखना प्राकृतिक पतन है। मुंद्रा गुजरात में है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। कंटेनर क्या होता है? जैसे कोई वस्तु को लाना है ना, तो हम लोग उसको ना कंटेनर में पैक करवाते हैं जिससे उसमें टूट फूट न हो। कंटेनर नहीं होता, पैक कर देते हैं अंदर में, एकदम उसको भर देंगे गद्दादार टाइप का, ताकि अगर धक्का भी लगे तो टूटे, उसी के बीच में वो बचा रहे, सुरक्षित रहे। और कंटेनर इतना टाइट होता है ऊपर से लोहे एकदम स्टील का कि उसको नहीं लोग पटक देते हैं, करे तो करे तो भी उसमें कुछ हो नहीं। और लेकिन इसमें तेल खनिज ये सब नहीं भेजा सकता है, क्योंकि कंटेनर वो कहीं टूट फूट गया तो लीकेज शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेनर बंदरगाह है जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। याद रखना, भारत का पहला निजी बंदरगाह क्या है? मुंद्रा। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है, ठीक है। जो कोच्चि में मरम्मत करते हैं, जहाज निर्माण करते हैं, यहां पे पूरा उसको जो कबाड़ होता है ना, तोड़ ताड़ के जो उसका फिर से पूरे तोड़ देता है। माने आपको अगर अपने पानी का जहाज है,
और उसको अब एकदम गलवा देना है पूरा। हाँ, तो वो जो है आपको कहाँ होता है, गुजरात के अलंग बंदरगाह पे, अलंग बोलते हैं इसको, अलांग सोसिया लिखा है, दिस इज अलंग, अंग्रेजी में अलंग ही लिखा रहता है, अब ऐसे लिख दिया है। तो अलंग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना है, विश्व का सबसे बड़ा, यहाँ पर पूरा जहाज तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया जाता है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। अब आ जाइए, एक दहेज बंदरगाह होगा, ठीक है, रसायनों के निपटान स्थापित किया गया है, इसे केमिकल पोर्ट भी कहते हैं। दहेज गुजरात में है, इसको क्या कहते हैं, केमिकल पोर्ट, लिख लेना, इसको केमिकल पोर्ट भी कहा जाता है। हाँ, केमिकल्स कल उसी के लिए रहता है ये। रोरो फेरी, ठीक है, इसका पूरा नाम रोल एंड रोल ऑफ फेरी है, रोल एंड रोल ऑफ फेरी है। रोल ऑन रोल ऑन रोल, रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना है, लाद दो फिर उतार देना कहीं लगे। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप फेरी होती है जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ी को भी लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को क्या करना रहता है, कम करना रहता है। रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्तों से होते हुए कम समय में व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती है। रोरो यानी कि अपना गाड़ी घोड़ा के साथ जाना है, बैठिए उस फेरी में और आपको तुरंत अपना पहुंचा देगा। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, सेवा जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए भारत की पहली सेवा रोरो फेरी, भारत की पहली रोरो फेरी सेवा, सेवा क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए भारत की पहली रोरो फेरी सेवा गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू की गई है, दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू की गई है। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच की दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते दूरी मात्र 32 किलोमीटर आ जाती है। देख लो कहां 360 किलोमीटर और कहां 32 किलोमीटर, कितना दूर 360 किलोमीटर, पानी में घुस गए तो 32 किलोमीटर में पहुंच गए, ठीक है। इस कारण सड़क यात्रा से लगने वाला 7 से 8 घंटे की दूरी घट के कितनी रह जाती है, मात्र 1 घंटे में, ठीक है। कितना पास आ गए, कितने दूर कितने पास, ठीक है। कई बार नहीं होता है कि कितने पास रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग असल में कितने दूर रहते हैं, ठीक है। इसको क्या करें, करा दे के रोक दें, कितना पेज हो गया होगा, ये कितना रह गया है, चलिए इसको कल करा देंगे, ठीक है। हाँ ये ठीक है, अपना संगे से शुरू हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। हमको लगता है 10 पेज खींचा ही गया होगा, कितना हो गया है, 10 पेज हो गया होगा ना, कि कम हो गया, ठीक है। कितना हुआ, 10 पेज निकल गया, हाँ हाँ नहीं हुआ होगा, कल निकाल दिए थे 11 पेज, हम खींच दे क्या इसको कुछ देर, चलिए ठीक है। आज लेट हो भी गया तो उधर हम बताने लगे थे ना, हमको ध्यान ही नहीं था, बाद में हम देखे तो अभी लगातार क्लास ले रहे हैं।